सबको। नमस्कार बच्चों, मैं वंदना वर्मा, प्रवक्ता नारी शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज, एक बार फिर कक्षा 12 गणित के अध्याय 4 सारणिक के अध्ययन हेतु आपके समक्ष उपस्थित हूँ। बच्चों, आज हम पाठ 4 सारणिक के भाग 4 का अध्ययन करेंगे, उसको समझेंगे। बच्चों, इसके पहले हमने पाठ 3 में सारणिकों के गुणधर्म को समझा और उनसे संबंधित प्रश्नों को हल किया था। मुझे आशा है आपने उस व्याख्यान को, जो कि भाग 3 में आपको बताया गया था, उस व्याख्यान को अच्छे से समझा होगा और प्रश्नों को हल कर लिया होगा। तो चलिए अब देखते हैं आज भाग 4 में हमारे शिक्षण बिंदु क्या हैं जिन पे कि हमें चर्चा करनी है। तो सर्वप्रथम है बच्चों पुनरावलोकन, जिसमें हम जो कुछ भी पढ़ चुके हैं एक बार उसकी पुनरावृत्ति करेंगे। इसके बाद किसी वर्ग आव्यूह के व्युत्क्रम का अस्तित्व और उसकी व्युत्क्रमणीयता से संबंधित एक प्रमेय को समझेंगे। इसके बाद हम आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना सीखेंगे। बच्चों, आव्यूह का व्युत्क्रम आप लोग पाठ 3 आव्यूह में भी पढ़ चुके हैं। वहां आपने आव्यूह की प्रारंभिक संक्रियाओं की सहायता से आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात किया था। और यहाँ पे इस पाठ में बच्चों हम आव्यूह का व्युत्क्रम एक सूत्र की सहायता से ज्ञात करेंगे। सूत्र की सहायता से आव्यूह का व्युत्क्रम आप सरलता पूर्वक ज्ञात कर सकते हैं, परंतु बच्चों जब बोर्ड परीक्षा में व्युत्क्रम से संबंधित सवाल आता है कि आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए, तो कभी कभी यह प्रश्न में अंकित होता है, ये मेंशन होता है कि आपको प्रारंभिक संक्रियाओं से ही आव्यूह का व्युत्क्रम या इन्वर्स ज्ञात करना है। तो इसलिए बच्चों आपको प्रारंभिक संक्रियाओं से आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना भी आना चाहिए, और यदि उसमें मेंशन नहीं है या कोई और प्रश्न कर रहे हैं तब आप आव्यूह का व्युत्क्रम सूत्र की सहायता से निकाल सकते हैं। लेकिन आपको ये आव्यूह के से प्रारंभिक संक्रिया और सूत्र, ये दोनों ही विधियों से आपको आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना आना चाहिए। इसके बाद हम आव्यूह के व्युत्क्रम के कुछ गुणों को देखेंगे और फिर हम बीजीय समीकरण के द्वारा भी व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे। इसमें यह जो बीजीय समीकरण होता है यह आपको प्रश्न में दिया गया होता है, जिसकी सहायता से हम व्युत्क्रम ज्ञात करते हैं। कभी कभी इस प्रकार का प्रश्न भी बोर्ड में पूछा गया है। और इसके अंत में ग्रह कार्य। तो चलिए आगे चलते हैं। बच्चों, हमने इसके पहले जब भाग 2 में हमने पढ़ा था, तो भाग 2 के व्याख्यान में हमने पढ़ा था व्युत्क्रमणीय और अव्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होते हैं। इसको मैं आपको एक बार और बताना चाहूँगी। व्युत्क्रमणीय आव्यूह वे आव्यूह होते हैं जिनके सारणिक का मान नॉट इक्वल टू 0 होता है, अतः यह शून्य नहीं होना चाहिए। और अव्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होते हैं बच्चों? वे आव्यूह जिनके सारणिक का मान क्या होता है? शून्य होता है। इसको हम एक उदाहरण की सहायता से देखते हैं। मैं एक ए आव्यूह लेती हूँ, ये मैंने आव्यूह लिया। इसके सारणिक का मान ज्ञात करते हैं बच्चों। तो ये द्वितीय कोटि का आव्यूह है, तो इसके हम सारणिक का प्रसरण द्वारा इसका मान ज्ञात करेंगे। तो ये हो जाएगा -4 × 1 -6 × 5। तो ये आपका हो जाएगा -4 -30। तो ये हमारा कितना आया बच्चों? -34। ठीक है, ये नॉट इक्वल टू 0 आया। तो यहाँ पे ए कैसा आव्यूह है? ए व्युत्क्रमणीय है। ठीक है बच्चों, अब एक और उदाहरण लेते हैं। यहाँ पे मैं एक आव्यूह बी लेती हूँ, 1 2 3 6, और इसके सारणिक का मान ज्ञात करते हैं प्रसरण से। तो क्या होगा बच्चों? 1 × 6 -2 × 3। तो ये हो जाएगा हमारा 6 - 6, ये आपका आ जाएगा 0। बच्चों, यहाँ पे इस सारणी का मान क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, अतः ये कैसा होगा? अतः बी हमारा कैसा सारणिक होगा? ये अव्युत्क्रमणीय होगा।
बच्चों? तो ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि व्युत्क्रमणीय और अव्युत्क्रमणीय अवयव किसे कहते हैं। अब बच्चों मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगी एक प्रमेय, दो प्रमेय पे जो कि हमने भाग 2 में पढ़ चुके हैं। यदि हम पहली प्रमेय हमने पढ़ी थी, यदि ए व बी समान कोटि के वर्गाव्यूह हैं तब हमने एक प्रमेय पढ़ी थी कि ए और बी अवयव के गुणनफल का जो सारणिक होगा वह क्रमशः उनके सारणिकों के गुणनफल के बराबर होगा। यह प्रमेय हमने पढ़ी थी बच्चों भाग 2 के व्याख्यान में। और हमने एक और प्रमेय पढ़ी थी, यदि ए एक n कोटि का वर्गाव्यूह है तो हमने एक ये प्रमेय भी पढ़ी थी। और बच्चों हमने, आप देखिएगा इसको भाग 2 में, तो हमने इसको सत्यापित भी किया था। A इंटू एडजॉइंट है, एडजॉइंट है बच्चों आप जानते हैं एडजॉइंट है मतलब क्या होता है, किसी भी अवयव का सहखंडज। तो A एडजॉइंट है इज इक्वल टू होता है एडजॉइंट A इंटू A इज इक्वल टू सारणिक A इंटू I, जहां I क्या है, ये I भी एक n कोटि का तत्समक अवयव है। तो बच्चों ये वाली प्रमेय भी हमने पढ़ी थी। ये आपको इसलिए इसकी पुनरावृत्ति करें क्योंकि अभी आगे आने वाली जो भी हम आगे पढ़ेंगे उसमें इनका प्रयोग हम करेंगे। इसके बाद आते हैं, अब हम प्रमेय पे आते हैं। हमारी प्रमेय है कि एक वर्ग अवयव A के व्युत्क्रम का अस्तित्व है यदि और केवल यदि वह एक व्युत्क्रमणीय अवयव है। बच्चों इसमें आपको 2 स्टेटमेंट दिख रही हैं, एक वर्ग अवयव A के व्युत्क्रम का अस्तित्व और दूसरी जो स्टेटमेंट है वो है वह एक व्युत्क्रमणीय अवयव है। और बीच में आप एक ये जो देख रहे हैं यदि और केवल, ऐसा आप लोगों ने कई प्रमेयों में पढ़ा होगा, छोटी क्लासेस में कई प्रमेयों में आपने इस प्रकार से पढ़ा होगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि यदि हम प्रथम वाली जो स्टेटमेंट है उसको सत्य माने तो हमें यह सिद्ध करना होता है कि वह व्युत्क्रमणीय होगा और उसका विलोम भी सत्य होता है। यह होता है यदि और केवल यदि का अर्थ। तो हम इसमें देखिए पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट लेके चलते हैं, यानी कि हम मानते हैं कि एक वर्ग अवयव A के व्युत्क्रम का अस्तित्व है। तो हम मानते हैं, माना A n कोटि का वर्ग अवयव है जिसका अस्तित्व है। और I n कोटि का हम तत्समक अवयव लेते हैं। तब n कोटि के वर्ग अवयव B का अस्तित्व इस प्रकार से होगा कि AB बराबर BA बराबर I। ये अभी आपको मैंने पुनरावलोकन जब किया तब मैंने आपको इस प्रमेय को समझाया है। तो इस प्रकार से इसका अस्तित्व होगा। अब इसमें हम AB बराबर I लेते हैं, तो AB बराबर BI। ये बच्चों ये जो है इसको आप पढ़ चुके हैं जब आपने अवयव में
व्युत्क्रम पढ़ा था तब आपने ये पढ़ा था कि ए बी बराबर बी ए बराबर आई होता है यदि वर्गाव्यू ए के व्युत्क्रम का अस्तित्व है। तो ए बी बराबर आई हो गया। इसके बाद अभी बच्चों आपको मैंने प्रमेय बताई थी कि सारणिक ए बी बराबर इज इक्वल होता है सारणिक ए सारणिक बी और आई यानी तत्समक आव्यूह के सारणिक का मान कितना होता है बच्चों 1 होता है। तो यदि ये दोनों बराबर हैं तो हम इनका सारणिक ले सकते हैं, वे भी बराबर होंगे। और इस प्रमेय की सहायता से हम ए बी के सारणिक को हम लिख सकते हैं सारणिक ए सारणिक बी इज इक्वल टू 1 क्योंकि तत्समक आव्यूह के सारणिक का मान क्या होता है 1। तो इस प्रकार बच्चों ये आया है। इसका अर्थ होता है अतः ए नॉट इक्वल टू 0 होगा क्योंकि इन दोनों के सारणिक का यदि गुणनफल 1 आ रहा है इसका मतलब है इनमें से ना तो सारणिक ए 0 होगा और ना ही बी। अतः सारणिक ए इज नॉट इक्वल टू 0 अतः यह व्युत्क्रमणीय होगा। अतः ए व्युत्क्रमणीय है। ठीक है बच्चों, अब हम इसका विलोम लेके चलते हैं। विलोमतः विलोमता लेते हैं तो बच्चों अब हम क्या मानेंगे, माना ए व्युत्क्रमणीय है तो इसका मतलब सारणिक ए नॉट इक्वल टू 0 होगा। इसकी भी प्रमेय अभी आपको मैंने पुनरावृत्ति या पुनरावलोकन में आपको बताया है कि ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू सारणिक ए इंटू आई होता है। हम पूरे समीकरण में क्या करते हैं, सारणिक ए से भाग दे देते हैं। तब यह किसके इक्वल होगा, हम इसको लिख सकते हैं, हम इसमें यहाँ पे मान के चलते हैं ए बी बराबर बी ए इज इक्वल टू, ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ खाली आई मिलेगा, जहां b बराबर बच्चों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम b को ये मान रहे हैं एडजॉइंट a अपॉन सारणिक a। ये तो यहाँ पे b क्या है बच्चों 1 अपॉन सारणिक a इंटू एडजॉइंट a। तो इससे ये सिद्ध होता है कि वर्गाव्यूह एक मतलब कि a का जो अतः a के व्युत्क्रम का अस्तित्व है और यह किसके बराबर है, ए व्युत्क्रम को हम ए इनवर्स से प्रदर्शित करते हैं और ये किसके बराबर है 1 अपॉन सारणिक ए इंटू एडजॉइंट ए। ये हमें सूत्र मिल गया। यही सूत्र है जो कि ए व्युत्क्रम या ए इनवर्स का सूत्र होता है बच्चों। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं आव्यूह के व्युत्क्रम की परिभाषा में। इसे आप आव्यूह पाठ में भी पढ़ चुके हैं। तो यदि ए n कोटि का अशून्य वर्गाव्यूह है तथा यदि n कोटि का एक वर्गाव्यूह b इस प्रकार से है कि ए बी बराबर बी ए बराबर आई एन, तब आव्यूह b को आव्यूह a का प्रतिलोम या व्युत्क्रम कहते हैं और इसे a इनवर्स बराबर b से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे ये इसका फॉर्मूला होता है a इनवर्स बराबर 1 अपॉन सारणिक ए इंटू एडजॉइंट ए। तो अगर आपको ए इनवर्स क्या है तो बच्चों हम पहले क्या निकालेंगे, हम पहले ए का सारणिक ज्ञात करेंगे और फिर हम क्या निकालेंगे एडजॉइंट ए यानी ए का सहखंडज ज्ञात करेंगे। लेकिन इसके पहले आप यह भी चेक करेंगे कि क्या इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व है। उसके लिए आप जब सारणिक ए निकालेंगे तो वो क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 यानी कि वह व्युत्क्रमणीय होना चाहिए। अब हम इनसे संबंधित आव्यूह के व्युत्क्रम के कुछ गुण समझ लेते हैं। तो गुणों में देखिए पहला है ए इनवर्स बराबर ए यानी कि किसी आव्यूह के व्युत्क्रम का व्युत्क्रम उस आव्यूह के बराबर होता है। इसके बाद यदि हमने दो समान कोटि के वर्ग आव्यूह लिए हैं ए व बी तो उनके गुणनफल का जो इनवर्स होगा वह बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर होगा। इसके बाद ए बच्चों आप जानते हैं यानी किसी आव्यूह का परिवर्त जिसे हम ए डैश से भी प्रदर्शित करते हैं, ए डैश या ए टी से प्रदर्शित करते हैं, इसको क्या बोलते हैं आव्यूह का परिवर्त। तो यदि हम किसी आव्यूह के परिवर्त का व्युत्क्रम ज्ञात करें तो वह उस आव्यूह के व्युत्क्रम का जो परिवर्त होगा वह बराबर होगा। इसके बाद आता है कि किसी आव्यूह के व्युत्क्रम का सारणिक
किसके बराबर होता है बच्चों? उसके सारणिक के व्युत्क्रम के। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ए इनवर्स जो है ये तो एक क्या होगा बच्चों? आव्यूह होगा, तो आप इसका सारणिक ज्ञात करेंगे। और यहाँ जो हम सारणिक ज्ञात करेंगे इस वाले में RHS में, यह एक संख्या होगी, ठीक है, सारणिक एक संख्या होती है। तो इसके -1 का अर्थ है कि उसका प्रतिलोम। जैसे मान लीजिए अगर हमारा सारणिक 2 आया, तो सारणिक कि -1 का मतलब बच्चों ये आप जानते ही हैं, 2 का प्रतिलोम यानी 1/2। तो आप समझ गए सारणिक का प्रतिलोम का मतलब होता है उस संख्या का प्रतिलोम। तो फिफ्थ प्रमेय है ए इनवर्स बराबर ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आई, यानी कि किसी व्युत्क्रम को यदि हम उसके किसी आव्यूह को उसके व्युत्क्रम से गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक तत्समक आव्यूह मिलेगा। उसके बाद यदि हम आव्यूह के प्रत्येक अवयव को k से गुणा करते हैं, एक शून्येतर संख्या है, ये चूंकि सारणिक है इसलिए हमें यहाँ पे माफ कीजिएगा, यहाँ पे a एक आव्यूह है इसलिए हम उसके प्रत्येक अवयव को k से गुणा करेंगे और फिर उसका इन्वर्स निकालेंगे, तो ये किसके बराबर होगा? 1/k a इन्वर्स के बराबर होगा। ये हो गए हमारे आव्यूह के व्युत्क्रम के गुण। चलिए अब हम इससे संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। तो ये बच्चों एक आव्यूह दिया है, इसमें दिया निम्नलिखित आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। तो हम इसको मान लेते हैं, ये हमने माना ये एक आव्यूह ए है। तो सर्वप्रथम हम इसका फॉर्मूला देखते हैं बच्चों। फॉर्मूला क्या होता है? ए इनवर्स बराबर होता है, अभी आपको बताया, 1/सारणिक ए इंटू एडजॉइंट ए। तो हम इसमें क्या करेंगे? पहले हम सारणिक ए ज्ञात करेंगे। सारणिक ए बराबर आप प्रसार से ज्ञात करेंगे। मैं अब इसको आपको बताती हूँ कि मैं इसको प्रथम स्तंभ के सापेक्ष इसका प्रसरण करूंगी। क्यों करूंगी? क्योंकि इसमें 2 अवयव शून्य है, इससे हमारा जो कैलकुलेशन होगा वह आसान हो जाएगा और हमारा समय भी बचेगा। तो इसलिए मैं इसको किसके सापेक्ष करूंगी? C1 के सापेक्ष प्रसरण करेंगे। C1 के सापेक्ष प्रसरण करने पर तो हमें क्या मिलेगा बच्चों? 1 और इसके उपसारणिक से गुणा करेंगे तो 2 × 5 10 -0 और फिर हमारा जो इस स्तंभ का ये जो दूसरा अवयव है ये है हमारा 0 -0। इसके साथ हम इसका उपसारणिक इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि वह जब उससे गुणा होगा तो हमें 0 ही मिलेगा और प्लस में फिर 0, क्योंकि जब हम इस 0 के उपसारणिक से गुणा करेंगे तो भी हमें 0 मिलेगा, तो हमें लिखने की आवश्यकता नहीं और इसीलिए हमारा समय बचता है। तो ये हमारा है 1 × 10 = 10, ये नॉट इक्वल टू 0 है, अतः ए व्युत्क्रमणीय है। तो पहले तो आपको यही देखना है कि ए व्युत्क्रमणीय है अथवा नहीं। अगर वह होगा तभी आप उसका व्युत्क्रम ज्ञात कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। तो बच्चों अब हम निकालते हैं A11। अब इसका भी सूत्र बता दूं। A11 क्या है बच्चों? ये है सहखंड। इसका भी फॉर्मूला आपने पढ़ा था। AIG बराबर होता है -1 पावर 1 प्लस I प्लस j MIG, जहाँ MIG क्या है? यह है प्रत्येक अवयव का उपसारणिक है। तो यदि हमें A11 ज्ञात करना है तो 1 + 1 क्या होता है बच्चों? 2 होता है। यह एक सम संख्या है इसलिए हम प्लस का निशान लगाएंगे और यहाँ पे इसका उपसारणिक लिखेंगे तो क्या आएगा? 2 × 5 = 10 -0, तो ये हमको मान मिल गया 10। इसके बाद A12 2 + 1 3, जो कि एक विषम संख्या है इसलिए माइनस का निशान लगाएंगे और A12 जब हम यहाँ से ज्ञात करेंगे, इसका उपसारणिक करेंगे तो हमें मिलेगा 0 -0, जो कि क्या हो जाएगा? 0। इसके बाद हम A13 ज्ञात करेंगे। 3 + 1 क्या होता है बच्चों? 4 होता है, जो कि एक सम संख्या है और इसलिए हम यहाँ पे कौन सा निशान लगाएंगे? यहाँ पे हम प्लस का निशान लगाएंगे और इसका जब हम उपसारणिक लिखेंगे तो हमें मिलेगा फिर से 0 -0, जो कि आएगा 0। A21 ज्ञात करते हैं। 2 + 1 3, जो कि फिर से एक विषम संख्या है, अतः हम माइनस का निशान लगाएंगे और इसको करेंगे तो ये आएगा 2 × 5 = 10 -0, अर्थात ये होगा -10। इसके बाद A22 2 + 2 क्या होता है बच्चों? 4, यह एक सम संख्या है इसलिए प्लस का निशान लगेगा और इस अवयव का उपसारणिक ज्ञात करेंगे तो हमारा आएगा 5 -0, ये हमारा हो जाएगा 5। इसके बाद A23
A23 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 + 3। फिर कैसी संख्या है बच्चों, ये एक विषम संख्या है तो इसलिए माइनस का निशान लगाएंगे और इस अवयव का उपसारणिक देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये इस A23 इसका निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 0 0 -0, अतः ये हमारा हो जाएगा 0। अब हम निकालेंगे A31। 3 + 1 क्या होगा 4, यह एक सम संख्या है तो प्लस का निशान लगाएंगे और इस वाले अवयव का हम उपसारणिक ज्ञात करेंगे तो हमें मिलेगा 4 2 8 -6, यानी ये आ गया हमारा 2। इसके बाद A32 ज्ञात करेंगे। 3 + 2 बच्चों होता है 5, विषम संख्या है इसलिए हम माइनस का निशान लगाएंगे और इस अवयव का उपसारणिक लिखेंगे तो क्या आएगा, 4 1 = 4 -0, 4 -0, ये आ गया -4। इसके बाद हम A33 लिखेंगे। A33 3 + 3 एक सम संख्या है और इसलिए इसमें निशान कौन सा लगेगा, प्लस का लगेगा और इस अवयव का जब हम इस अवयव का जब हम उपसारणिक ज्ञात करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 2 = 2 -0, तो ये हमारा आ गया 2। अब हम क्या निकालेंगे बच्चों, एक हम निकालेंगे सहखंड का अवयव। ये जो हमने सहखंड निकाले हैं इनका अवयव बनाएंगे जिसे हम b से निरूपित करते हैं तो बच्चों ये क्या मिलेगा हमें, 10 0 0 -10 5 0 2 -4 2। अब हम क्या निकालेंगे बच्चों, इसका एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट ए क्या होता है, यानी सहखंडज ए का कैसे निकलता है, ये जो सहखंड का अवयव निकला है इसका परिवर्त, यानी कि हम क्या करेंगे, पंक्तियों को स्तंभों में परस्पर विनिमय कर देंगे तो आ जाएगा 10 0 0 -10 5 0 2 -4 2। अब हम इनवर्स का फॉर्मूला लगा देंगे व्युत्क्रम का। A इनवर्स बराबर होता है 1/* सारणिक A इंटू एडजॉइंट A, तो ये हमारा आ जाएगा इज इक्वल टू 1/, ये हमारा 10 निकला था और यहाँ पे हम एडजॉइंट A का पूरा सारणिक लिख देंगे तो क्या आएगा, 10 -10 2 0 5 -4 0 0 2। इस प्रकार से ये हमारा A इनवर्स ज्ञात हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमने इस अवयव का व्युत्क्रम ज्ञात कर लिया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में हमने बीजीय समीकरण के प्रयोग द्वारा व्युत्क्रम ज्ञात करनी है। ये हमें एक A अवयव दिया हुआ है और यहाँ पे हमें यह बीजीय समीकरण दिया है जिसकी सहायता से हम A इनवर्स ज्ञात करेंगे। तो पहले हम बच्चों A स्क्वायर निकालते हैं। A स्क्वायर यानी कि A क्रॉस A और A का गुणा करेंगे तो 3 1 -1 2 और 3 1 -1 2, इन दोनों का गुणा करेंगे। गुणनफल आपको, अवयव का गुणनफल आप लोग सीख चुके हैं। तो प्रथम रो को पहले प्रथम पंक्ति से, फिर प्रथम पंक्ति को पहले स्तंभ से, फिर प्रथम पंक्ति को द्वितीय स्तंभ से करेंगे तो बच्चों आएगा 3 3 9 -1 और यहाँ पे आएगा 3 -2। उसके बाद यहाँ पे हम द्वितीय पंक्ति को, इस अवयव की इस द्वितीय पंक्ति को प्रथम स्तंभ एवं द्वितीय स्तंभ से क्रमशः करेंगे तो आएगा -3 -2 और यहाँ पे आएगा -1 +4। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आ गया A स्क्वायर। अब हम देखते हैं, अब हम इस समीकरण को सिद्ध करते हैं। हम इसके लिए सर्वप्रथम क्या लेते हैं बच्चों, LHS लेते हैं। LHS है हमारा A स्क्वायर -5A + 7I। ठीक है, तो इसको हमें पहले सिद्ध करना है। ये बच्चों जो O है ये एक शून्य अवयव है। शून्य अवयव अर्थात जिसके कि प्रत्येक अवयव क्या होंगे, शून्य होंगे। तो इसमें हम मान रख देते हैं, यहीं पे रखते हैं। A स्क्वायर है हमारा 8 5 -5 3 -5, A का मान रख देंगे तो आएगा 3 1 -1 2 और यहाँ पे +7 1 0 0 1। इसको हल करते हैं तो क्या आएगा, 8 5 -5 3 और ये चूंकि अवयव है तो 5 अंदर प्रत्येक अवयव से गुणा होगा तो 15 5 -5 10 +7
7007। ठीक है बच्चों, अब हम इसको हल करते हैं। तो ये सारणिकों का आपने योग और घटाना सीखा है, तो हम इसको लिखेंगे 8 माइनस 15 प्लस 7, 5 माइनस 5 प्लस 0, माइनस 5 प्लस 5 प्लस 0, 3 माइनस 10 प्लस 7। और ये देखिए बच्चों, इसको हल करने पे ये भी शून्य आ रहा है, ये भी शून्य आ रहा है, ये भी शून्य और ये भी शून्य। अतः ये किसके बराबर हो गया? ये एक हमारा शून्य अवयव हो गया, अतः ये RHS के बराबर है। ठीक है बच्चों, इसके बाद अब हम इसका पहला भाग कर चुके हैं कि हमें दर्शाना है ये O के बराबर है। अब इसकी सहायता से हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों? A इनवर्स ज्ञात करना है। तो आप इसको नोट कर लीजिए और इसके बाद हम इसका अगला भाग करते हैं। अगले भाग के लिए अब हमें A इनवर्स ज्ञात करना है। तो फिर से अब चूंकि हमने इसको सिद्ध कर दिया है, तो हम इसी बीजीय समीकरण को लेके चलेंगे 0। इसको हम a स्क्वायर माइनस 5a इज इक्वल टू, ये O है बच्चों, 0 नहीं है, O है, O माइनस 7i। तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 5a इज इक्वल टू, जब हम शून्य अवयव में किसी भी अवयव को घटाते हैं या जोड़ते हैं तो हमें वही अवयव प्राप्त होता है, तो माइनस 7i आ गया ये। अब हम इसमें क्या करेंगे? इसमें हम a इनवर्स से या A व्युत्क्रम से उत्तर गुणन करेंगे, यानी कि पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर को हम a लिख सकते हैं, हमने a इनवर्स कर दिया। उत्तर गुणन यानी कि पोस्ट मल्टीप्लाई यानी बाद में करेंगे, और माइनस 5a इनवर्स इज इक्वल टू माइनस 7i a इनवर्स। अब बच्चों आपने ये भी पढ़ा है कि a इनवर्स हमारा कितना होता है? i होता है, और i a इनवर्स भी कितना होता है बच्चों? a इनवर्स होता है। तो इसलिए ये हो जाएगा ai माइनस 5i इज इक्वल टू माइनस 7a इनवर्स। आप लोगों ने बच्चों ये भी गुणधर्म पढ़ा है कि ai बराबर कितना होता है? a होता है। अतः हम इसको क्या लिख देंगे? a लिख देंगे, माइनस 5i इज इक्वल टू माइनस 7a इनवर्स। a का मान हमें यहाँ से लेंगे प्रश्न से। a का मान हमारा क्या है? 3 1 माइनस 1 2, माइनस में 5, i एक तत्समक अवयव है, तो 1 0 0 1 इज इक्वल टू माइनस 7a इनवर्स। इसके बाद बच्चों यहाँ पे हम देखते हैं इसको, तो ये इसको फिर हल करेंगे। अब यहाँ पे फिर से वही होगा, 5 अंदर गुणा हो जाएगा प्रत्येक अवयव से, तो आप इसको लिखेंगे 3 1 माइनस 1 2 माइनस 5 0 0 5 इज इक्वल टू माइनस 7a इनवर्स। इसको हम हल करेंगे तो आप क्या लिखेंगे? 3 माइनस 5 1 माइनस 0 माइनस 1 माइनस 0 और 2 माइनस 5। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आ जाएगा माइनस 7a इनवर्स। अब इसको देखते हैं आगे, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस 2 1 माइनस 1 माइनस 3, ये हो गया हमारा माइनस 7a इनवर्स। ठीक है बच्चों, अब हम माइनस 7 को यहाँ भाग कर देंगे, तो माइनस 1/7 माइनस 2 1 माइनस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू हो गया a इनवर्स, और माइनस का साइन अंदर हम फिर गुणा कर देते हैं, तो हमें मिल जाएगा 2 माइनस 1 1 3 और 1/7, ये हो गया हमारा a इनवर्स। ये हमारा बच्चों आंसर है। ठीक है, तो बीजीय समीकरण के प्रयोग से हम इस प्रकार से व्युत्क्रम ज्ञात। के बाद हम आते हैं ग्रह कार्य के पे। तो बच्चों प्रश्न 1 और 2 में दिए गए अवयवों का व्युत्क्रम ज्ञात करना है जिनका अस्तित्व है। अस्तित्व आप कैसे ज्ञात करेंगे? यदि वह व्युत्क्रमणीय है, यानी कि यदि हम a का सारणिक ज्ञात करेंगे, यदि वह नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तब तो अस्तित्व है, और यदि अस्तित्व होगा तभी आप व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे, अन्यथा नहीं। इसके बाद प्रश्न 3 में आपको इसको सत्यापित करना है, तो आप पहले a और b का गुणनफल निकाल के उसका इन्वर्स निकालिएगा, और फिर b इन्वर्स a इन्वर्स RHS को लेके हल करिएगा और LHS RHS को सिद्ध करिएगा। ये बच्चों यहाँ पे बीजीय समीकरण की सहायता से फिर आपको a इन्वर्स निकालना है, और यहाँ पे एक तृतीय कोटि का अवयव है।
तो बच्चों ये आप प्रश्न करिएगा। आशा है कि आज के व्याख्यान में आपको जो भी कुछ पढ़ाया है वह समझ आया होगा और इनसे संबंधित प्रश्नों को आप गृह कार्य को भी करिए और आपकी पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न दिए हैं उनको भी आप हल करिए। धन्यवाद बच्चों। और अब मैं आपको ऑनलाइन अभ्यास के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि यह अध्याय और पाठ्य सामग्री आपको मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विकसित दीक्षा मोबाइल एप्लीकेशन पे उपलब्ध है, जिसे कि आप गूगल प्ले स्टोर या iOS से डाउनलोड कर सकते हैं। उस ऐप को डाउनलोड कर आप अध्याय से संबंधित प्रश्नों और अन्य गतिविधियों का अभ्यास कर सकते हैं तथा यदि आपको किसी बिंदु पर शंका या स्पष्टता